We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहन शर्मा और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दूं कि पाकिस्तान ने हार मान ली है। भारत के आगे पाकिस्तान आखिरकार झुक चुका है। भारत ने जिस तरह से पाकिस्तान को चोट पहुंचाई, पाकिस्तान को ऐसे ऐसे जख्म दिए, पहलगाम का बदला भारत ने इस कदर लिया है दुश्मन मुल्क से कि अब फाइनली पाकिस्तान घुटने पर आ चुका है और शांति के लिए राजी हो चुका है। इस वक्त मैं आपको सबसे बड़ी खबर बता दे रहा हूं, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि भारत और पाकिस्तान दोनों शांति के लिए राजी हो गए। ट्वीट पढ़ के मैं आपको डोनाल्ड ट्रंप का बताता हूं, जो उन्होंने उनके एक्स प्लेटफॉर्म से जो ट्वीट सामने आया है। आफ्टर अ लॉन्ग नाइट ऑफ टॉक्स मीडिएटेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स, I am pleased to announce that India and Pakistan have agreed to a full and immediate ceasefire. Congratulations to both countries. Thank you for your attention to this matter. मतलब डोनाल्ड ट्रंप का साफ साफ कहना है कि दोनों देश शांति के लिए राजी हो गए हैं। अमेरिका ने इसमें मध्यस्थता की है। दोनों देशों के बीच बातचीत में अमेरिका का एक अहम रोल रहा है। मार्क रूबियो जो अमेरिका के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने भी जानकारी दी है कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से उन्होंने बात की है। पीएम मोदी और शहबाज शरीफ से भी उन्होंने बात करवाई है। तीनों नेताओं की आपस में बातचीत हुई है और भारत और पाकिस्तान आखिरकार शांति के लिए राजी हो गया है। पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशाक डार ने भी ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि पाकिस्तान ने आखिरकार हार मान ली है पंकज जी, और भारत के सामने पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए हैं। हालांकि इशाक डार ने कहा कि पाकिस्तान हमेशा शांति में बिलीव करता है, इसलिए उसने ये कदम उठाया है। लेकिन जाहिर तौर पर हम ये समझ सकते हैं कि भारत ने जिस तरह से पाकिस्तान के हमलों का रिटेलिएशन जो भारत का रहा और पाकिस्तान की कमर तोड़ दी, 5 से 10 टॉप आतंकियों को ढेर कर दिया और पहलगाम का जो भारत ने बदला लिया है, वो जाहिर तौर पर अब देखने को मिल सकता है हमें। पाकिस्तान झुक चुका है, घुटने टेक चुका है भारत के आगे। सुमित जी, कैसे आप देखते हैं पूरे घटनाक्रम को? बिल्कुल, इसे अगर एक तरीके से देखा जाए तो निश्चित तौर पर ये पाकिस्तान को उसकी हैसियत बताने जैसा है। अब तक ये होता आया था कि पाकिस्तान हमले करवाता था आतंकवादियों से, भारत पहले या तो सबूत देता था, इंटरनेशनल कम्युनिटी को दबाव बनाता था, लेकिन फिर भारत ने स्ट्राइक्स करना शुरू किया। लेकिन जो पिछली बालाकोट स्ट्राइक्स हुई थी, उससे कई गुना ज्यादा बड़ी ये स्ट्राइक ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुई है और उस पर पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया, क्योंकि उसकी बहुत बड़ी इंटरनेशनल बेइज्जती इसमें हुई थी। पाकिस्तान अपनी आर्मी को बहुत मजबूत मानता है, देश में भी हुकूमत चलाने की एक पैरेलल गवर्नमेंट चलती है, क्योंकि आर्मी की गवर्नमेंट चलती है, और ऐसे में उसके लिए बड़ी बेइज्जती की बात थी। उसके पाले हुए आतंकवादियों को भारत ने घर में घुसकर मार दिया। तो वो रिटेलिएट कर रहा था और वो एक मैसेज देने की कोशिश कर रहा था अपनी आवाम को कि हम भी भारत को हिट कर सकते हैं। लेकिन उसके हिट करने के चक्कर में जो भारत की तरफ से जो जवाबी कार्रवाई होती थी, उसमें उसको बड़ा नुकसान हो रहा था। मुझे लगता है पाकिस्तान की बात समझ में आ गई कि भारत से टकरा नहीं सकते हैं और उसने सीज फायर जो ट्रंप जैसे कह रहे हैं उसके लिए वो एग्री हुई। और भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी अभी बयान जारी करके ये कह दिया है एमईए ने कि भारत और पाकिस्तान शांति के लिए राजी हो चुके हैं। विदेश मंत्रालय के विदेश सचिव जो है भारत के विक्रम मिस्री, उन्होंने भी ऐलान कर दिया है, ये उनका बयान सामने आया कि भारत और पाकिस्तान शांति के लिए राजी हो गए हैं। भारत और पाकिस्तान में सीज फायर लागू हो गया है। ये एमईए का बयान है, इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का ये बयान मैं आपको बता दे रहा हूं। तो सबसे बड़ी खबर इस वक्त की आई है, पाकिस्तान ने भारत के आगे घुटने टेक दिए हैं। पंकज जी, ये सिर्फ और सिर्फ भारत का जो एक्शन था, भारत का जो रिटेलिएशन था, पाकिस्तान ने घुटने इस वजह से टेके, पाकिस्तान क्या डर गया? ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त की। देखिए, ये जो आपको ये है, ये भारत की एक तरह से जीत है और भारत जो बदलता भारत है, जो छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं वाला भारत है, और भारत ने उसी एक्शन में उसी तरह से रिटेलिएशन करके भारत ने उसका जवाब दिया। जिस फ्रीक्वेंसी से पाकिस्तान की तरफ से एक्ट होता था, भारत उसी के अनुपात में उसको जवाब देता था। कहाँ कितना आज अब देखिए, जो भारत का सबसे बड़ा था, जो पहलगाम का जो इसका मेन जो था सिंदूर, जो ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया था, तो सुहाग को जितने लोगों ने उड़ाए मिटाए थे, उसका बदला ले लिया। और ये पहली बार ऐसा हुआ है। आप देखिए, भारत की तरफ से जो भारत ने घुस के और इस तरह का जो अजहर मसूद के जैसे जो उसका रिनाउंड ये है, उसके कुनबे को तबाह कर दिया और उसको मटिया मेट कर दिया। अब पाकिस्तान के जो आतंकियों का जो है 7 पुश्त तक ये सोचने के लिए विवश होगा जब भारत पे हमला करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। भारत ने पहली बार दिखाया है, जैसे सुमित सर ने बताया, जो किस तरह से भारत ने रिटेलिएट किया और भारत ने जवाब दिया। जो भारत ये कर सकता है, तो पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा। ये भारत की बहुत बड़ी जीत है और ये पाकिस्तान की लगातार एक तरह से आप देखें तो ये चौथी इसकी पाकिस्तान की हार है और इस पे सभी देशवासियों को हार चुका है पंकज जी, और ये पांचवा है। कुछ और जानकारी जो सामने निकल कर आ रही है रोहन,
कि आज शाम 5 बजे से ही सीज फायर लागू है, ये विक्रम मिस्री साहब ने बताया है। और दूसरी बात उन्होंने कहा है कि भारत ने अपनी शर्तों पर ये सीज फायर किया है। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से फोन करके बात करने की पहल की थी। डीजीएमओ हम लोग जानते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस। दोनों देशों के बीच, दोनों देशों के जो डीजीएमओज हैं, उनके बीच में एक हॉटलाइन स्थापित की जाती है, कहीं कोई मिस एडवेंचर ना हो जाए, कुछ गलतफहमी ना हो जाए, ताकि कभी भी ये लोग बात कर सकें। जब से ये पहलगाम का हमला हुआ था, उसके बाद से बातचीत नहीं हो रही थी। भारत की तरफ से जो एक्शन लिया गया, उसके बाद पाकिस्तान को अपनी जो बेइज्जती महसूस हुई, उसके बाद से पाकिस्तान ने शायद उसी रात से ही भारत पर ड्रोन अटैक करने शुरू किए। उसके बाद से मिसाइल, जब ड्रोन से बात नहीं बन पाई, पहले कश्मीर जम्मू में किए, कश्मीर में किए, पहले एलओसी पर उन्होंने हैवी फायरिंग की तोप के जरिए। उसके बाद जब नहीं बात बनी तो उन्हें लगा कि यहाँ शायद इनके डिफेंस पुख्ता है, तो शायद पंजाब सेक्टर में जाएं या राजस्थान में जाएं, गुजरात में जाएं। कहीं पर भी जाने के बावजूद भी भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम था, उसको भेदने में पाकिस्तान पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाया। सुमित जी, मैं सिर्फ एक ये पूछूंगा, क्या ऐसा तो नहीं जो रात में जो पाकिस्तान ने जिस तरह से भारत पे एक सीवियर अटैक करना शुरू किया, जिसमें खबरें आ रही जो मिसाइल वगैरह का भी उसने इस्तेमाल किया, और वो जिस तरह से उसका फ्लॉप हुआ, तो उसके बाद वो उसको अपना औकात पता चल गया, और भारत ने जो रिटेलिएशन रात में जो 4 बजे का आसपास सुबह में जो किया, और जिसके उसके हवाई अड्डों को, जो आर्मी बेस को जो उसका निशाना बनाया, तो क्या ये तो एक बड़ी वजह नहीं हो निकल के आई? बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान का जो मुझे लगता है कि पाकिस्तान हमेशा एक ऐसा देश रहा है जो अपनी पूरी ताकत 3 दिन 4 दिन में झोंक देता है शुरुआत में, और डैमेज करने की कोशिश करता है। पाकिस्तान भरोसा रखता है कि कहीं ना कहीं किसी ना सूरत में इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है आपका सीज फायर करा देंगी, राजीनामा करा देंगी। उससे पहले भारत को जितना ज्यादा जख्म दे सकते हैं दे दीजिए। पहले तो वो ये मान के चलता था रोहन कि भारत कुछ एक्शन लेगा ही नहीं, जितने बड़े आतंकवादी हमले कराने आप कर दीजिए। पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था तो भारत ने ऑपरेशन पराक्रम शुरू किया था, बॉर्डर पर जाकर फौजें तैनात रही थी, कई दिनों तक तैनात रही थी, लेकिन बाद में बातचीत हुई तो फौजें पीछे आ गई थी। इस बार पाकिस्तान ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस तरीके की कार्रवाई होगी। पुलवामा हमले के बाद भी जो बालाकोट में भारत ने एक्शन लिया था, उसमें एक ही साइट पर हमला किया गया था, बालाकोट में, जिसके बाद दूसरे दिन उनके फाइटर जेट्स आए, डॉग फाइट हुई, इत्तेफाक से उनकी कैद में अभिनंदन पहुंच गए, और उसके बाद उनको लगा कि ये हमारी जीत है। उन्होंने अपनी जीत की तरह अपनी आवाम के सामने से पेश किया, और फिर शांति हो गई। इस बार ऐसा नहीं हो पा रहा था, इसीलिए पाकिस्तान बिलबिलाते हुए लगातार हमले कर रहा था। वो चाहता था कि कोई ना कोई 1 या 2 बड़ा हिट उसको भारत में मिल जाए, ताकि वो अपनी नाक को बचा सके। मतलब सेटिस्फाई होने के लिए पाकिस्तान कहीं ना कहीं अपने खुद को सेटिस्फाई होने के लिए नहीं, अपनी आवाम को सेटिस्फाई, अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए। क्योंकि पाकिस्तान की जो हालात है, पंकज जी तो काफी सीनियर आदमी जानते हैं, पाकिस्तान में सरकार भले किसी की रहे, हुकूमत आर्मी की चलती है। और परवेज मुशर्रफ के बाद से पाकिस्तान आर्मी ने फॉर्मूला अपनाया है कि एक कठपुतली सरकार को बिठाया जाए और इनडायरेक्टली अपनी सरकार को यहाँ पर चलाया जाए। अभी भी हम देख रहे हैं कि शहबाज शरीफ को कोई नहीं पूछ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी या मार्क रूबियो ने भी जो बातचीत करने के लिए, सीज फायर कराने के लिए पहले शरीफ से बात की, लेकिन जब बात नहीं बनी तो फिर उन्होंने असीम मुनीर से बात करी, उसके बाद ही ये बात बनी है। पाकिस्तान आर्मी रोहन अपनी आवाम को एक मैसेज देना चाहती थी कि हम किसी से कम नहीं, इसी हम पाकिस्तान की हिफाजत करने के लिए बने हैं। ये एक मैसेज वो जनता को देती है, इसी मैसेज की आड़ में वो पाकिस्तान में हुकूमत करती है। सुमित, कुछ सवाल हैं। अब जब भारत पाकिस्तान के बीच शांति पर ये समझौता हो गया है, तो आगे का घटनाक्रम क्या होगा? विदेश सचिव ने अभी बताया है कि पाकिस्तान के डीजीएमओ के साथ अगली बातचीत 12 मई को फिर से होगी बातचीत। तो उसमें क्या बातचीत हो सकती है? आज भारत की तरफ से ये कहा गया था कि अगर फिर से अटैक होगा तो इसे भारत युद्ध मानेगा। तो आगे अब क्या कुछ हो सकता है? आगे का घटनाक्रम समझना चाहूंगा, क्योंकि आगे की बात यहाँ पर रोहन ये है कि जो भारत की सबसे पहली बात थी, भारत तो पहले दिन से कहता है कि हम ये कोई युद्ध नहीं कर रहे हैं, हम पाकिस्तान से लड़ नहीं रहे। भारत ने जो एक्शन लिया था वो उसके जो आतंकी ठिकाने थे 9 जगह पर, कुछ पीओके में थे, कुछ पाकिस्तान में थे, उनके मेनलैंड में थे, हमने उन पर अटैक किया। हमारी आपसे कोई लड़ाई नहीं, हमने आपके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर कोई अटैक नहीं किया। पाकिस्तान उससे इतना बौखलाया कि उसने भारत के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर अटैक करना शुरू किया, एलओसी पे हैवी फायरिंग शुरू की। कश्मीर और जम्मू में एलओसी के आसपास रहने वाले कई लोग। आप ये बताइए कि अभी क्या है, अभी जो डीजीएमओ के साथ अगली बातचीत होगी, उसमें मुझे जो लगता है कि उसमें पहले ये तय किया जाएगा कि एलओसी पर शांति कैसे बनाई जाए। जिस तरीके से हैवी वेपनरी एलओसी पर तैनात की जा चुकी है, लगातार फायरिंग हो रही है, उसको कैसे रोका जाए ताकि वहाँ के जो आसपास के लोग हैं, दोनों साइड के लोग, मुझे लगता है दोनों साइड के लोग जिनका पलायन हो चुका है, उनको वापस कैसे लिया जाए, और आपस में कहीं कोई छोटी सी, क्योंकि तनाव बहुत ज्यादा है अभी भी। भारत ने बांध का पानी जो रोका है। सुमित, मैं समझना चाहूंगा, मैं इसमें एक चीज जो जोड़ना चाहूंगा, जिसमें देखिए भारत जो डीजीएमओ लेवल की जो बात होगी 12 तारीख को, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा भारत की तरफ से उठेगा, जो भारत का फिर से ये कहना होगा, अगर आपके तरफ से
पुलवामा जैसे अगर पहलगाम जैसे अगर वारदात होता है तो फिर ये मामला और बिगड़ सकता है। और वो बात तो भारत डीजीएमओ की बातचीत में नहीं आएगी। वो बात तो भारत ने जो ये रूबियो और जेडी वेंस ने जो समझौता कराया है ना, उन्हीं से कही गई है। तभी आज ये मैसेज आया है कि भारत सरकार के सूत्रों के हवाले से कि अगला जो भी आतंकवादी हमला होगा वो युद्ध माना जाएगा। यही वो शर्त है, मुझे लगता है यही वो शर्त है जिस पर भारत राजी हुआ है, जिस पर ये मिस्री साहब बोल रहे हैं कि भारत ने अपनी शर्तों पर सीजफायर किया है। तो वो डीजीएमओ में बातचीत करने की जरूरत नहीं है। वो आपके ऑपरेशंस कैसे होते हैं, एक दूसरे के साथ शांति बनी रहे, वो उसके लिए उस लेवल पर बातचीत होती है। व्यापार पर जो रोक लगी है वो फिर से बहाल होगा? वो बांध के पानी जो रोके गए हैं वो फिर से बांध नहीं, सिंधु जल समझौता फिर से जी नहीं, सिंधु जल समझौते का इससे कोई लेना देना नहीं है। वो फैसला भारत सरकार ने ले लिया है। पीएम मोदी ने कुछ दिन पहले ही एक प्राइवेट प्रोग्राम में कहा था टीवी चैनल के में कि भारत का पानी कहाँ बहेगा, भारत के लोगों के इंटरेस्ट में रहेगा। वो मुझे लगता है इसमें तो विश्व बैंक में जो था वहां से भी आ गया, जो उसमें हाँ, वर्ल्ड बैंक के जो ऑफिशियल है वो अब शायद मुझे लगता है भारत में ही थे, तो उन्होंने भी कहा था कि हम अब इसमें हमारे पास स्कोप बहुत लिमिटेड है इसमें इंटरवेन करने का। तो मुझे लगता है वो जमाना और था जब 1960 के दशक में 50 के दशक में ये सिंधु जल समझौता हुआ था। तब भारत के पास इतना पैसा नहीं था। शायद दूसरी पंचवर्षीय योजना भारत लागू करने वाले थे पंडित नेहरू, उसके लिए भारत को धन की जरूरत थी, जिसके लिए ब्लैकमेल करके एक तरीके से बाम मरोड़ के भारत से समझौता कराया गया था। अब तो भारत की सिचुएशन बदल चुकी है। भारत मुझे लगता है 5वें नंबर की इकोनॉमी है दुनिया में, चौथे 5वें नंबर की इकोनॉमी है। तो फिर भारत को वर्ल्ड बैंक भारत को प्रेशराइज नहीं कर सकता। वर्ल्ड बैंक भी जानता है कि उसको प्रेशराइज नहीं कर सकते। क्या पाकिस्तानियों को फिर से वीजा दिया जाएगा? ऐसा ये लग रहा है नहीं, ये मुझे लगता है कि भारत ने जो एक्शंस लिए हैं वो तत्काल नहीं होगा। लेकिन ये लॉन्ग रन में आपको 2 महीने वो डिपेंड करेगा कि पाकिस्तान की तरफ से ऐसे कैसे एक्शन होता है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करेगा। अगर पाकिस्तान की तरफ से अगले कुछ समय में, मुझे लगता है अभी 1-2 महीने तक तो ये कड़वाहट बनी रहेगी, क्योंकि अभी तो ये पता चलेगा कि कितने लोग शहीद हुए हैं। भारत की तरफ से भी अभी पूरी जानकारी तो हमें भी नहीं मिल पाई है। कितना नुकसान हुआ है ये भी नहीं समझ में आ पाया है अभी। और इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर में क्या रणनीति अपनाई गई थी, क्योंकि भारत की तरफ से बहुत लिमिटेड जानकारी यहाँ पर दी गई थी। पाकिस्तान की तरफ से जरूर उनके जो देखिए, इसमें भारत का अगर जानकारी की बात करें तो भारत ने सिर्फ उतना ही रिएक्शन किया जितना कि उधर से जरूरत थी। जरूरत उनको किस फ्रीक्वेंसी से भारत को मुझे लगता है, क्योंकि भारत ने अपनी ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन रखी गुप्त, क्योंकि भारत को आवश्यकता नहीं थी अपनी आवाम को ये बताने की कि हमने बड़े बातों के बताशे फोड़ने की जरूरत नहीं थी कि हमने ये किया, क्योंकि भारत ने जो करना था वो ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने कर दिया था। पाकिस्तान की तरफ से जो आर्मी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, जो उनके आईएसपीआर के डीजी है, वो लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे, ये अपनी आवाम को मैसेज देने के लिए कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। लेकिन भारत को इसकी आवश्यकता नहीं थी। भारत जितना जरूरी होता था, हमारे ऊपर यहाँ हमले हुए, हमने ऐसे जवाब दिया। नहीं तो इसमें पाकिस्तान की मजबूरी भी थी। जो पाकिस्तान जो अपने आतंकियों को जो पनाहगार है, आतंकियों को जो पालता है, तो उनके जो आकाओं का जो कुनबा उसका ढेर हुआ था, तो उस तरह जो कट्टरपंथी विचारधारा के पाकिस्तान के लोग हैं उनको सेटिस्फाइड मेन करना था, उनको भी सेटिस्फाई करना था। और अपनी जो कॉमन पीपल है ना, उनको ये बताना था कि भैया आपकी आर्मी, हम सर्वशक्तिशाली हैं, हमें दबाना आसान है, हमें आपकी हिफाजत करने वाले लोग हैं, और हम भारत ने ये जो हिमाकत की है उनकी नजर में, उसका हम मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। लेकिन अब आपने भारत का कोई बड़ा नुकसान नहीं किया। कुछ एक जगह जहां पर भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने शानदार काम किया। अब एयर डिफेंस में तो आपने कुछ नहीं कर पाया, लेकिन जम्मू कश्मीर के जो आसपास जो है वहां पे शेलिंग के जरिए आपने किया, और वो आपने सिविलियंस को निशाना बनाया। सिविलियंस को निशाना बनाना किसी भी आर्मी के पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा जो आप देखिए, जो वहाँ सिख का जो गुरुद्वारा था, अब गुरुद्वारे पे अटैक करते हैं। अब ये देखिए, वो ढाल जो बनाते हैं, सो अपने जो उसका जो प्लेन होता है उसको आप ये तो बहुत पुरानी टेक्निक्स है पाकिस्तान की, झूठ का प्रोपेगेंडा फैलाने की। हमने कारगिल युद्ध में हमने देखा था, और उससे पहले के युद्धों के बारे में हमने काफी कुछ पढ़ा हुआ है। पाकिस्तान की तरफ से तो ये प्रोपेगेंडा तक फैलाया गया था 71 की वॉर में, वेस्ट पाकिस्तान में, जहां उनकी फौज सरेंडर करने वाली थी। उससे एक दिन पहले तो बताया गया था विक्ट्री ऑल फ्रंट्स, बताया गया था हर फ्रंट पर पाकिस्तान जीत रहा है। दूसरे दिन उनकी फौज ने सरेंडर कर दिया था। झूठ का प्रोपेगेंडा पाकिस्तान की तरफ से फैलाया जाता है। पाकिस्तान को शर्म नहीं आती है। अब देखिए, जो 93,000 उनके जो ये हैं, मतलब आर्मी पर्सनल्स हैं, उनको बांग्लादेश में सरेंडर करना पड़ा, इतनी बेइज्जती हुई, और फिर भारत ने दया करके नहीं, वो उसका बदला लेना चाहते हैं। और ये जिया उल हक जो पाकिस्तान के मिलिट्री तानाशाह थे, उन्हीं की ये रणनीति थी कि इंडिया को 1000 कट लगाकर मारा जाए, खून निकाला जाए इंडिया का, बजाय उनके युद्ध करने के। वहीं से जिहादी
को पालना, उनसे उनको ट्रेनिंग देना और उनको भारत में इन्फिल्ट्रेट करा कर भारत में सुमित, आतंकवादी सुमित, हमले लेकिन करवाना। सबसे इसलिए पाकिस्तान जी, जो है सुनील जी, जी। इसलिए पाकिस्तान आज भी पाकिस्तान बना हुआ है। आप देखिए भारत और पाकिस्तान दोनों एक समय आजाद हुआ था दोनों, जब बल्कि पाकिस्तान हमसे एक दिन पहले, भारत से एक दिन पहले हुआ था। आज देखिए भारत की इकोनॉमी कहाँ है, पाकिस्तान का कहाँ है। पाकिस्तान में अक्सर गृह युद्ध जैसे हालात होते हैं। और देखिए भारत तरक्की में कहाँ है, भारत का जीडीपी क्या है, पाकिस्तान क्या है, वहाँ महंगाई क्या है, कितने मतलब उससे और कट्टरपंथियों को धीरे धीरे पाकिस्तान खुद के दलदल में फंसता जा रहा है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल पंकज जी, आप देख लें इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि पाकिस्तान ने फिर से कहूंगा भारत के आगे घुटने टेक दिए हैं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।